1954 में जब वक्फ एक्ट बना था, उसके बाद में पूरे देश में सरकार ने सर्वे कराया। 1970 में गजट लेकर आई और सारी ज़मीनों को चिन्हित करके बोर्डों को दे दिया कि ये आपकी ज़मीनें हैं। जैसे किसान ने अपने तीनों बिल वापस कराए हैं, ऐसे ही मुसलमान भी इस काले बिल को वापस करा के तब अपने घर जाएगा और सरकार को करना पड़ेगा। 250 बीघा ज़मीन दिल्ली जैसे शहर में, आप सोचें, ये सरकार के पास है, हमारी केंद्र सरकार के पास, उसकी एजेंसियों के पास, दिल्ली सरकार के पास, उसकी एजेंसियों के पास। मुंबई में एक बहुत बड़ा आलीशान मकान है जिसको इंटीलिया कहते हैं, अंबानी जी का वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। सारी दिल्ली को घेर लिया जाएगा किसानों की तरह, पार्लियामेंट को घेर लिया जाएगा, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, अगर इन्होंने गलती से पास कर दिया, मुसलमान वापस नहीं जाएगा। देश भर में सनातन बोर्ड का जो गठन का जो ऐलान है वो काफी तेज हो गया है। बता दें कि दिल्ली में 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद का आयोजन है। इसको लेकर के हम अभी मौलाना साहब के पास आए हैं। ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, मौलाना रशीदी साहब। इनसे हम जानेंगे सनातन बोर्ड गठन को लेकर के आप क्या सोचते हैं। देखिए, देश के अंदर जितने भी धर्म हैं उन सब के अगर बोर्ड बन जाए तो किसी मुसलमान को कोई एतराज नहीं, बनाए, कौन मना कर रहा है। तो ये बताइए, सनातन धर्म बोर्ड का जो गठन हो रहा है, इस पे मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो इस पे क्या सोचती है कि ये संविधान के अंतर्गत जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है, तो सनातन बोर्ड का गठन सही है कि नहीं है? नहीं, सनातन बोर्ड अगर संविधान के अकॉर्डिंग बनता है या किसी भी तरीके से बनता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ कहाँ होता है, जो इस तहरीक का बानी है, वक्फ बोर्ड जो है, ये तो हमारे पुरखों ने जो ज़मीनें वक्फ की हैं, 1954 में जब वक्फ एक्ट बना था, उसके बाद में पूरे देश में सरकार ने सर्वे कराया। 1970 में गजट लेकर आई और सारी ज़मीनों को चिन्हित करके बोर्डों को दे दिया कि ये आपकी ज़मीनें हैं। ये हमारी वो ज़मीनें हैं जो हमारे पुरखों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर रखी हैं। अगर देवकी नंदन के ठाकुर के पुरखों ने भी कोई इस तरह की ज़मीनें वक्फ कर रखी हैं तो बनाए सनातन बोर्ड, हमें क्या एतराज़ है उस पर, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड की चिड़ में अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो ये तो आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, फिर सनातन बोर्ड बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। फिर तो आप उसको जो है कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि सरकार जिस तरह से अमेंडमेंट लाकर वक्फ बोर्ड को या मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, ये पहले जो कुछ हुआ वो हो चुका, अब नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान अब जाग गया है। आपने देखा होगा कि अभी एक बड़ी रैली हुई थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, ये शुरुआत है। अगर सरकार ने ये गलती करने की कोशिश की कि वक्फ अमेंडमेंट जो वो लाना चाहते हैं अपनी मर्जी का वो ले आए, तो ये गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अब देश का जितना भी मुसलमान है आपको सड़कों पे नजर आएगा, संवैधानिक तरीके से, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को लेने के लिए हम सड़कों पे होंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, अगर गलती से इन्होंने पास भी कर दिया तो जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, मुसलमान अपने घरों को वापस नहीं जाएगा। जैसे किसान ने अपने तीनों बिल वापस कराए हैं, ऐसे ही मुसलमान भी इस काले बिल को वापस करा के तब अपने घर जाएगा और सरकार को करना पड़ेगा। इतनी पावर है मुसलमानों में। मौलाना साहब, जो हर जगह जो खबरें आती हैं आए दिन कि वक्फ बोर्ड ने इन जमीनों पे, इन मंदिरों पे, इन इतने बड़े जो है सो वर्षों पुराने गांव पे, हिंदू गांव पे जो है सो दावा अपना करता है कि ये वक्फ की जमीन है, इसे खाली करनी चाहिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको जूम कीजिए आप। ये क्या लिखा है? दिल्ली सरकार। ऊपर क्या लिखा है? भारत सरकार। ये भारत सरकार का 1970 का गजट है, आप देख रहे होंगे 1970। 1954 में जब एक्ट बना, 64 में एक कमेटी बनी और उसने पूरे इंडिया में सर्वे किया, फिर उनने 68 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1970 में सरकार ने गजट निकाला और गजट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी एक लिस्ट दी। ये दिल्ली का सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पूरी इंडिया का है, पूरी इंडिया का ऐसे गजट है सबका। सारी ज़मीनें गजट के अधीन हैं। जो 1970 के गजट के पेपर हैं हमारे पास, हम उसी ज़मीन को कह सकते हैं ये हमारी ज़मीन है।
उसके अलावा किसी ज़मीन को हम कह ही नहीं सकते क्योंकि उसके पेपर हमारे पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जमीन का मतलब क्या होता है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जी। वक्फ बोर्ड की ज़मीन। हम्म, ये देखिए, ये एक पेपर और दिखा रहा हूँ मैं आपको, दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखा है इसके ऊपर। हम्म, इसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 10-12 पेज हैं। जी। इसमें आप देखेंगे डीडीए, एनडीएमसी, एमसीडी, हम्म, रेलवे, इन तमाम के पास ये हमारी ज़मीन, और ये बीघों में है। देखिए 29 29 बीघा, 17 बीघा, 1 बीघा, 5 बीघा, ये बीघों में है। ये टोटल हम करते हैं पूरी दिल्ली की प्रॉपर्टी का, जी। तो 250 बीघा ज़मीन, 250 बीघा ज़मीन हम्म, दिल्ली जैसे शहर में। आप सोचें, ये सरकार के पास है हमारी, केंद्र सरकार के पास, उसकी एजेंसियों के पास, दिल्ली सरकार के पास, उसकी एजेंसियों के पास। अगर 250 बीघे ज़मीन का आज के सर्किल रेट के हिसाब से ही हमें किराया मिल जाए तो सैकड़ों करोड़ होता है। लेकिन ये सरकार इस पर नाजायज़ काबिज बने बैठी है, ना इसका हमें किराया देती है, ना इस ज़मीन को छोड़ती है। इसको आप देखिए, ये हमारे साथ अन्याय है। और फिर सरकार उस पर ये कहती है कि वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख दे वो ज़मीन उसकी हो जाती है। जब ये ज़मीनें हम छुड़ा नहीं पा रहे हैं अपनी सरकार से, तो हम जिस पे हाथ रख देंगे वो हमारी कैसे हो जाएगी? तो ये मेरा नया परसेप्शन जो है हिंदुओं में भेजा जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ नफरत डालने के लिए कि वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल है। 1996 में अमेंडमेंट आया था, 1995 में, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ 2013 में। 2013 में 2-3 चीज़ें उसमें दी गई थी। एक तो ये दिया गया था कि जो पुराने किराए हैं, पुराना किराया क्या था, 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये, उस समय के हिसाब से था। तो एक पावर दी गई थी कि आप अपना किराया आज के सर्किल रेट के हिसाब से कर सकते हैं। एक तो ये पावर थी। दूसरे सीईओ को ये पावर दी गई थी कि आप 54 का एक नोटिस देकर जो अनऑथराइज काबिज बैठा है, जो किराया भी नहीं दे रहा है, आप उस जगह को खाली करा सकते हैं। 54 के नोटिस की पावर दी गई थी एसडीएम और पुलिस की मदद से। सॉरी, माफ कीजिए। 2013 में जैसे ये लागू हुआ तो वक्फ बोर्ड ने कोशिश की, कुछ ज़मीन वालों को नोटिस दिया कि भई ये हमारी ज़मीनें हैं। जब तक बीजेपी सरकार आ गई तो ना एसडीएम ने साथ दिया, ना पुलिस ने साथ दिया, और हम एक भी प्रॉपर्टी को खाली नहीं करा पाए। सवाल ये है, सरकार को ये डर है कि ये जो 250 बीघा ज़मीन दिल्ली में है, उस पावर के हिसाब से ये तो वापस करनी पड़ेगी, चूँकि पार्लियामेंट ने पावर दी है, पार्लियामेंट की तरफ से अमेंडमेंट आया है। अब इस पावर को ये लोग कम करना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास ऐसी पावर ना बचे, जो जिसके पास ज़मीन है वो उसी के पास रहे। उसको बोलते हैं बाई यूज़र, यानी जो आदमी उस ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है वो उसी के पास रहे, वक्फ बोर्ड ना ले सके उसको। तो ये वक्फ बोर्ड के साथ नाइंसाफ़ी है या इंसाफ है? ये तो नाइंसाफ़ी है। भाई, मेरी ज़मीन अगर आप अनऑथराइज यूज़ कर रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन लाई जा रही है वक्फ बाय यूजर, इस पे रोक लगाने के लिए आ रहा है? इस पे सरकार वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने के लिए ला रही है कि ऐसा हो कि जिसके बाद जो ज़मीन है वो बस हड़प ले उसको, वक्फ बोर्ड उसको ना ले सके। दूसरे ये है कि ये एक अमेंडमेंट और ला रहे हैं उसमें कि ये मामला सारा कलेक्टर के हाथ में होगा, कलेक्टर देखेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बाबरी मस्जिद को लेकर एक फैसला दिया और उसमें ये कहा कि 1949 में, 1949 में जो मूर्तियां रखी गई थी मस्जिद में, वो इलीगल रखी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उस वक्त में जब वो मूर्तियां रखी गई तो वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने कलेक्ट्रेट को, जो वहाँ के कलेक्टर थे, उनको कहा कि भाई ये गलत तरीके से मूर्तियां रखी जा रही हैं। तो कलेक्टर ने इस केस को सुनने से मना कर दिया था। ये बाकायदा हिस्ट्री में है। तो कलेक्टर तो सरकार का पिट्ठू होता है, सरकार के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर कलेक्टर के हाथ में चला गया तो ये तो फिर और ज़्यादा हमारी ज़मीनें हड़प होंगी, और ज़्यादा हमारी ज़मीनें जाएंगी। तो सरकार की मंशा मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि जो हमारे पास ज़मीनें हैं वो वापस वक्फ बोर्ड को ना जा सके और मुसलमान इम्पावर ना कर सके। तीसरी एक बड़ी बात मैं कहता हूँ, मुंबई में एक बहुत बड़ा आलीशान मकान है जिसको एंटीलिया कहते हैं, अंबानी जी का। वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। अंबानी का जो एंटीलिया बना हुआ है मुंबई में, वो अंबानी वक्फ बोर्ड का, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। 2002 में ये जगह वक्फ बोर्ड से उसने अनऑथराइज तरीके से 22 करोड़ रुपया देकर, जो उस वक्त के चेयरमैन थे एम.ए. अजीज और कुछ मेंबरों ने मिलकर 22 करोड़ रुपया इनसे लेके वो जगह इनको दे दी।
14,500 कुछ वर्ग गज जगह है वो। बहुत बड़ा आलीशान मकान है, सब जानते हैं उसको। कई हजार करोड़ का मकान है वो इस वक्त में। उसके खिलाफ चर्चा हुई, कई सारे अखबारों में छपा। जब ये बात चर्चा में आए तो कुछ लोग जो है मुंबई हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी से कहा कि आप इसको पता करके आओ कि ये ज़मीन है किसकी आखिर। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और बताया कि ये ज़मीन वाकई वक्फ बोर्ड की है और फला तरीके से इसमें जो इनको दी गई है ज़मीन, इसमें ये क्लोज जो है ये लूज है, ये गलत है, इसलिए ये डील अनऑथराइज है। और वो क्या था, वक्फ बोर्ड की ज़मीन देने के लिए ये कोर्ट ने अपने ये कमेटी ने कोर्ट को बताया। कमेटी ने कोर्ट को बताया है क्या, 1/3 पावर होनी चाहिए जब कोई भी ज़मीन किसी को अलाट करते हैं। यानी अगर 10 लोग हैं तो उनमें से कम 6 लोग होने चाहिए मौजूद समर्थन में। वहां क्या था, वहां 10 में से 5 लोग थे। अच्छा। तो कमेटी ने बताया कि ये डील गलत तरीके से हुई है, इसलिए ये जगह अनऑथराइज इनके पास है। मुंबई हाई कोर्ट में ये मामला है। अब है क्या कि हो सकता है मुंबई हाई कोर्ट कभी भी कोई फैसला सुना दे। अंबानी जी जो के दोस्त हैं मोदी जी के, उन्होंने कहा भाई मेरा तो कई हजार करोड़ का मेरा तो हेलीकॉप्टर भी यहीं उतरता है, इतना बड़ा मकान मुझे तो वापस देना पड़ जाएगा, दोस्ती कब काम आएगी आपके। तो ये अमेंडमेंट लेकर आए, तो इस तरह के अमेंडमेंट लेकर आओ कि वक्फ बोर्ड उन अपनी जगहों को वापस ना ले सके। ये बहुत बड़ी साजिश है वक्फ बोर्ड के खिलाफ। इसलिए मुसलमान किसी भी तरीके से इस अमेंडमेंट को नहीं होने देगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं कि अगर सरकार ने बेवकूफ़ी की, ये हिमाकत की कि इस सत्र में इसको पास कराने की, ये करने की कोशिश की, तो मुसलमान सरकार को छोड़ेगा नहीं। सारी दिल्ली तैयारी है, कल को अगर पारित हो जाता है कानून, सारी दिल्ली को घेर लिया जाएगा किसानों की तरह, पार्लियामेंट को घेर लिया जाएगा। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, अगर इन्होंने गलती से पास कर दिया, मुसलमान वापस नहीं जाएगा। तो अगर ये बताइए, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इस तरीके का कानून पारित होता है तो जैसे किसान आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन आप करने की तैयारी में है, और ये कह रहे हैं पार्लियामेंट को घेर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या मौजूदा हालात में इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए? नए नियम कानून के साथ ही इसको रंग रूप नहीं देना चाहिए? देखिए, होता क्या है, जिस समुदाय के लिए, जिस कम्युनिटी के लिए आप कोई बिल लाना चाहते हैं, आप पहले उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि आपकी कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। जो तरीका होता है, सरकार बिल लेकर आई, ट्रिपल तलाक बिल, मुसलमानों से नहीं पूछा। 370 लेकर आई, कश्मीरियों से नहीं पूछा। CAA लेकर आई, मुसलमानों से नहीं पूछा। अब वक्फ बिल ला रही है, हमसे नहीं पूछ रही। CAA NRC आप जो कह रहे हैं कि मुसलमानों से नहीं पूछा गया, इसमें कौन सा ऐसा कानून या फिर इसमें क्या वो है जो देश के खिलाफ है या फिर मुसलमानों के खिलाफ है? देखिए, इस पर अगर बाहरी लोग हैं उनके लिए है तो उसमें दिक्कत कहाँ है यहाँ की? देखिए, इस पर अगर बात करोगे तो ये फिर एक नया टॉपिक है, इसको अभी रहने दीजिए। कभी दोबारा इस पर बात कीजिएगा तो मैं बताऊंगा इसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। वो एक लंबा टॉपिक है, अभी वक्फ पर ही रहिए। वक्फ बोर्ड बिल जो अमेंडमेंट ला रहे हैं ये लोग, इनकी नीयत खराब है, इनकी नीति खराब है। सिर्फ मुसलमानों को डरा धमका कर तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं। जब यूपी में एक रैली में अमित शाह बोलते हैं, हिंदुओं को खुश करने के लिए कहते हैं हमने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया। यही अमित शाह जब कश्मीर में जाते हैं मुसलमानों को वोट लेने के लिए, मुसलमानों का, और मुर्तज़ा भाई को जिताने के लिए अपील करने जाते हैं, तो कहते हैं कि ईद पे, बकरीद पे, मुहर्रम पे सरकार 2-2 सिलेंडर मुफ्त देगी। इनका ये दोहरा चाल चरित्र और चेहरा जो है ये बेनकाब होने वाला है और आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। बीते दिन एक बयान आया जिसमें ये बताया गया कि कहा गया है, तौकीर राजा का ये बयान है जो मौलाना मुस्लिम स्कॉलर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर चीज़ें बदली गई, अगर हमारे इस्लाम के खिलाफ गया तो उन्होंने रूह कांपाने वाली बयान दे दी है कि रूह कांप जाएगी। किसकी रूह कांप जाएगी? अगर अंडर कंट्रोल अगर युवा है, उनका कहना है कि हमने युवाओं को कंट्रोल करके रखा है, अगर हमने छोड़ दी, खुली छूट दे दी तो रूहें कांप जाएंगी। किसकी रूह कांपने की बात है? देखो, ये ऐसे है जैसे मेरी आपकी कोई होट टोक हो जाए और मैं आपसे कहूँ देखो बाज आ जाओ, नहीं तो मेरे भाई अगर आ गए तो फिर आप टिक नहीं पाओगे।
ये इस तरह का बयान है। रूह कांपने का मतलब ये है, देश में 40 करोड़ मुसलमान हैं, इनके हिसाब से तो 18 करोड़ है, मेरे हिसाब से 40 करोड़ है, क्योंकि 2011 के बाद कोई किसी तरह की जनगणना हुई नहीं अभी तक। 2011 में 18 थी, अब कितनी होगी ये आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि हर मुसलमान के 6 बच्चे हैं कम से कम, इससे कम नहीं है किसी के पास, 8 और 10 तो हैं, 6 से कम नहीं है किसी के पास, तो हम 40 करोड़ हैं। आप बताइए अगर 1 करोड़ मुसलमान भी बाहर निकल गया, ईद बकरीद की नमाज जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत मुसलमान हैं। उन लोगों की रूह कांप जाएगी जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, जो इस देश को फिर पाकिस्तान की तरफ बांटना चाहते हैं, जो इस देश में हिंदू मुसलमान का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हर चीज को संविधान और कानून के दायरे में रखने की बात हो रही है, तो ये खिलाफ कैसे हो गया? देश को बांटने के खिलाफ कैसे हो गया? इसलिए हो गया, अगर आपकी नीयत सही है तो आप बैठिए हमारे साथ में, जो हम चाहते हैं कि इसमें ये अमेंडमेंट हो, ये अमेंडमेंट हो बेहतरी के लिए, वो कीजिए। पहली सरकारों ने भी किया है भाई, कोई भी कानून पार्लियामेंट को उसका अधिकार है करने का, लेकिन आप हमारे खिलाफ करोगे और हम खामोश बैठे रहेंगे, कैसे होगा? हम खामोश नहीं बैठेंगे फिर। ठीक है, ये हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है, सनातन बोर्ड, अगर जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है कि सनातन बोर्ड का गठन करे सरकार, तो इसमें मुस्लिम भाई कैसे इसको समर्थन देंगे, या क्या इसके सपोर्ट में क्या बयान? मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, सनातन बोर्ड बने, जैन बोर्ड बने, ईसाई बोर्ड बने, बुद्ध बोर्ड बने, पादरी बोर्ड बने, जितने भी धर्म हैं सब धर्मों के बोर्ड बने, मुसलमान को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड से 1 इंच ज़मीन हम लेने नहीं देंगे। अगर तुम्हारी नीयत, जैसे देवकीनंदन ठाकुर बयान देता है कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड बनेगा, अगर उसकी नीयत हमारे बोर्ड की ज़मीन पर है तो 1 इंच ज़मीन नहीं लेने देंगे, सर पटक लेना, 1 इंच नहीं लेने देंगे। तो देखा आपने हमारे साथ जो मौलाना साहब हैं, इन्होंने वक्फ बोर्ड सहित और सनातन धर्म का जो गठन हो रहा है, जिसको लेकर के 16 तारीख को सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, उस पर इन्होंने क्या अपनी पक्ष रखी, किस तरीके की इन्होंने बात कही। इन्होंने वक्फ बोर्ड से यहाँ तक की कह दिया कि वक्फ बोर्ड से अगर छेड़छाड़ होता है तो जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, उसी तरीके से सारे ऑल इंडिया जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम जो मौलाना है, वो दिल्ली से लेके पार्लियामेंट तक का घेराव करेंगे। कैमरामैन मान के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी,